नमस्कार दोस्तों, टेस्ट अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा। 2 दिन पहले भारत सरकार ने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया है और इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या हवाई जहाज़ में यात्रा करना कोरोना वायरस के रिस्क को कम करता है या बढ़ा देता है। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। डेटा के साथ आपको बताऊँगा, जो स्टडीज़ हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। 25 मई को भारत ने 2 महीने बाद घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया है और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि पहले दिन 832 फ्लाइट्स ऑपरेट करी गई हैं। हालांकि वो डाटा अभी फिर से रिवाइज कर दिया है उन्होंने। अब कहा जा रहा है कि 428 फ्लाइट्स हैं। एनीवेज, फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं और कई फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। हालांकि इसमें कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हैं। देयर वर मल्टीपल कैंसिलेशंस ऑफ फ्लाइट्स। कई लोग एयरपोर्ट्स पे अभी भी अटके हुए हैं। तो शुरुआती दिक्कतें देखो आएंगी और ऐसा भी कह रही हैं एयरलाइंस कि पहले दिन तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन सेकंड डे जो फ्लाइट्स चलाई हैं उन्होंने उसमें ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी। कई हवाई जहाज 25 से 50% कैपेसिटी के साथ ही उड़ान भर रहे हैं, यानी कि उनमें मोर देन 50% सीट्स खाली जा रही हैं। लोग अभी भी उतना बुक नहीं करवा रहे हैं सीट्स को, उतना ट्रैवल नहीं कर रहे हैं जितना पहले था। और ये भी एक बड़ा रीज़न है फ़्लाइट कैंसिलेशंस का, क्योंकि फ़्लाइट्स जब तक फुल नहीं होती हैं तब तक एयरलाइन कंपनीज़ को प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसके कारण भी कई फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कुछ फ़्लाइट्स में तो ऑक्यूपेंसी रेट 7% तक थी। दूसरी बड़ी समस्या दोनों यात्री और हवाई जहाज कंपनियों के लिए ये है कि हर राज्य के अपने नियम कायदे हैं। कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि हम हवाई यात्रियों को आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। कुछ राज्य पहले तो मनाही कर रहे थे कि हमें फ़्लाइट्स चाहिए ही नहीं, जैसे कि महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल में साइक्लोन के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके कारण वहाँ की सरकार कह रही है कि अभी कोलकाता एयरपोर्ट हम चालू नहीं कर सकते। तो वो कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी क्लैरिटी आने में 2-3 दिन लगेंगे सभी जगह से। देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा कुछ दिनों में और फ्लाइट्स नॉर्मल रिज्यूम होंगी। अब सवाल ये है कि हवाई जहाज में यात्रा करना यात्रियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। तो देखो, मास्क तो अब सभी लोग पहनकर चल रहे हैं, कंपलसरी भी कर दिया है भारत सरकार के द्वारा। कई लोग आगे चलकर फेस शील्ड भी लगा रहे हैं, ग्लव्स पहनकर भी यात्रा कर रहे हैं। डीजीसीए, एयरपोर्ट्स और विमान एंड कंपनियों ने भी कई प्रकार के रूल लागू किए हैं फॉर चेकिंग सिक्योरिटी एटसेट्रा। आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब नए रूल्स के बावजूद एक खतरा हमेशा बना रहता है एयरलाइन से कोरोना वायरस के स्प्रेड का, क्योंकि फरवरी एंड मार्च के महीने में हमने देखा था कि जो भी बड़े शहर हैं जहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट्स आती हैं, जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, इन्हीं शहरों में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। आज भी कुछ केसेस तो बहुत ही पार्टिकुलर हैं, जैसे कि ईरान की महान एयर नाम की एक कंपनी है। ईरान ने फ़्लाइट्स को बंद कर दिया था, उसके बावजूद ये एयरलाइंस उड़ान भरती रही थी और मिडल ईस्ट के कई देशों में इसी एयरलाइन और इसके क्रू के कारण कोरोना वायरस फैला था। तो अगर हम ओवरऑल रिस्क को देखें तो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक कोरोना वायरस को स्प्रेड एयरलाइंस कर सकती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में बैठे हैं उनमें कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल। यानी कि अगर ट्रेन या फिर बसेस को आप कंपेयर करें तो वहाँ के कंपैरिजन में एयरलाइंस में ट्रांसमिशन का रिस्क थोड़ा सा कम है। रिस्क ज़्यादा कहाँ पर है, किन लोगों को है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब क्योंकि हम हवाई जहाज़ के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं, तो एक बार आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सीट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है किसी भी एरोप्लेन में। तो देखिए, भारत के अंदर टिपिकली इस्तेमाल होता है एयरबस 320 और वो अंदर से ऐसा नज़र आता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मल्टीपल रोज़ हैं और इसके अंदर नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है, A, B, C, D, E और F। तो मान लो कि ये 1 2 3 फोर्थ रो है, तो इसमें इस वाली सीट को कहा जाएगा
4A, और इसको कहा जाएगा 4B, और इसको कहा जाएगा 4C। ऐसे नंबरिंग इसमें होती है। बीच में ये चलने की जगह होती है, और इसके सबसे नज़दीक में जो सीट होती है इसे कहा जाता है आइजल, और ये वाली सीट होती है मिडल सीट, और जो यहाँ पे विंडो के साथ सीट होती है इसे विंडो सीट कहते हैं, क्योंकि ये खिड़की के पास होती है। तो ये A320 का 3+3 वाला सीटिंग प्लान कुछ इस तरह से नज़र आता है। हाँ, कुछ बड़े हवाई जहाज होते हैं जिन्हें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सीट भी होती हैं, तो बीच में 3 सीट होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3+3+3 वाला सिस्टम है। WHO का हवाई यात्रा से संबंधित क्या कहना है? तो WHO की एडवाइजरी ये कहती है कि अगर आप ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पर कोई और इन्फेक्टेड पर्सन है, इफ़ यू आर सीटेड इन द सेम एरिया ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो फिर आपको संक्रमित वो व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि खांसना, छींकना, इन्हीं सभी से डायरेक्ट इन्फेक्शन से यह इन्फ्लुएंजा फैलता है, कोरोना वायरस फैलता है। और उसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो भी वो स्थिति काफ़ी कंटेजियस हो सकती है। अब यहाँ पर सेम एरिया का मतलब क्या है? अब सेम एरिया का मतलब क्या होगा? 2 सीट छोड़कर, 1 सीट छोड़कर? तो इसके ऊपर एग्जैक्टली WHO कुछ नहीं कहता है, थोड़ी वेग सी एडवाइजरी है। तो इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। 2018 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज USA की जर्नल में एक रिसर्च आर्टिकल छपा था। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स ने एक डिटेल्ड रिसर्च किया था। उन्होंने ये देखा था कि हवाई जहाज़ के अंदर ड्रॉपलेट मीडिएटेड रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि ड्रॉपलेट से फैलने वाली जो बीमारियां हैं फेफड़ों की, जो कि कोरोना वायरस भी इसी प्रकार की बीमारी है, ये किस तरह से फैलती हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने एक मॉडलिंग स्टडी करी थी, यानी कि अगर बीमारी होती है तो कितने लोगों में फैलती है, इसको इन्होंने एक मॉडल दिया था। एक्चुअली में उन्होंने ये नहीं देखा था कि कितने लोग बीमार पड़े, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप बीमार व्यक्ति को, सार्स वाले व्यक्ति को बिठाकर रिसर्च कर लो। तो ये जो मॉडलिंग स्टडी है लेकिन अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अब जब फ्लाइट्स चालू हो रही हैं तो हमारे पास यही डाटा इस वक्त अवेलेबल है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ इज़ दिस। इन रिसर्चर्स ने 10 फ्लाइट के अंदर ये स्टडी कंप्लीट करी थी, और इसके जो मेजर इन्फ्रेंसेस हैं, जो इनका निष्कर्ष निकला है था, वो ये था। तो पहली बात इन्होंने कही थी, जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास की 11 सीट में बैठा होता है उसको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, 80 to 100%। अब ये 11 सीट कौन सी हैं, ध्यान देना। IS सीटिंग प्लान में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि सीट नंबर 10 पे बैठा हुआ व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है इसे। तो इस रिसर्च के अंदर, इस स्टडी के अंदर ये पाया गया कि इसके आसपास की जो 11 सीटें हैं, कौन कौन सी? एक तो ये 3, उसके अलावा उसके पास वाली 2, आगे की 3 और पीछे की 3। इन 11 सीटों में कोई बैठा है तो उसके संक्रमित होने का खतरा 80 से 100% है, और बाकी के जितने भी सीट्स हैं वहाँ पर ये खतरा बहुत कम हो जाता है। इट कम्स डाउन टू 3%, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये और प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। दूर की सीटों पे तो केवल 1% चांस है। लेकिन ये एकमात्र फैक्टर नहीं था, काफ़ी कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो कितनी बार उठ के प्लेन के अन्य एरियाज़ में जा रहा है, जैसे कि बाथरूम यूज़ करने जाएगा या फिर इधर उधर ऐसे ही टहल रहा है। तो जितना ज़्यादा वो टहलेगा या सीट से उठकर दूसरी जगह पर जाएगा, उतना ही इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो देखिए, अभी भारतीय विमान और कंपनियों ने भी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी है
कि द यूसेज ऑफ लेबोरेटरी विल बी मिनिमम, यानी कि पैसेंजर्स फ्लाइट में कम से कम टॉयलेट का इस्तेमाल करें ताकि इससे संक्रमण का खतरा कम बना रहे। लेकिन प्लेन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मूवमेंट करना ही पड़ता है, दे आर द फ्लाइट क्रू। तो जो फ्लाइट क्रू हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, इनका काम होता है ये, तो इनको भी संक्रमण का खतरा होता है। और इनका खतरा कितना होगा? 5 to 20%। तो मान लो कि जो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है 10C में, इसके पास से होकर जो भी फ्लाइट क्रू निकल रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, उनको 10% या 20% रिस्क होगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडलिंग स्टडी। और जितना मूवमेंट कम होगा उतना ये रिस्क कम होता जाएगा। अगला बड़ा फैक्टर है एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि जिसे हम आमतौर पर एसी कहते हैं। तो वेंटिलेशन सिस्टम ना केवल ठंडी हवा फेंकता है बल्कि एक और महत्वपूर्ण काम करता है, वो बाहर की ताज़ी हवा को अंदर लाता रहता है, यानी कि रीसर्कुलेट करता है। तो जनरली जो आपके घर में या ऑफिस में एसी लगे होते हैं, वहाँ पर 1 घंटे में 3 या 4 बार में पूरा रूम की हवा चेंज हो जाती है। लेकिन एयरक्राफ्ट्स के जो वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनमें ये जो चेंज है वो 1 घंटे में 20 से 30 बार होता है। तो इसके कारण एयरक्राफ्ट के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम है, क्योंकि मान लो कि कोई अगर छींक रहा है और ड्रॉपलेट्स को निकाल भी रहा है वातावरण में, तो एयरक्राफ्ट का वेंटिलेशन सिस्टम उसे अपने अंदर खींच के और बाहर निकाल देगा और ताज़ी हवा बाहर से अंदर आएगी। तो इसलिए जितना अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है एयरक्राफ्ट्स का, उतना कम संक्रमण का खतरा होता है। और आजकल जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप आने वाले कुछ दिनों में हवाई यात्रा कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अपने इस वेंट को बंद ना करें। कई लोग इसे बंद कर देते हैं ठंड के कारण, लेकिन अभी ठंड झेल लेना। इसके कारण क्या होता है कि हवा आपके आसपास जो है वो चेंज होती रहेगी, रीसर्कुलेट होती रहेगी। अब आते हैं मिडल सीट की बात पर। तो आपने इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी सुनी होगी पिछले 1 हफ्ते में। कई लोग फ्लाइट्स कंपनियां या एयर इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मिडल सीट पर लोगों को क्यों बिठा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दूर बिठाइए। केवल विंडो और आयल सीट पर लोगों को बिठाना चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को ये अनुमति दी है कि 6 जून तक आप फ्लाइट्स को फुल चलाइए, क्योंकि अभी लोड ज़्यादा हो सकता है। बाद में आपको मिडल सीट खाली रखनी पड़ेगी। लेकिन इसको लेकर अभी कोई ठोस साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रिसर्चर्स जो इस तरह की स्टडीज़ कर चुके हैं उनका ये कहना है कि मिडल सीट्स अगर खाली छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रिस्क कम होता है। क्योंकि मान लो यहाँ पर कोई आयल सीट में बैठा है व्यक्ति और उसे छींक आ रही है, तो अगर ये सीट खाली है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है विंडो सीट पर, तो उस तक वायरल ड्रॉपलेट्स पहुँचने का रिस्क थोड़ा सा कम है। जो बीच में बैठा होगा उसको सबसे ज़्यादा खतरा होगा दोनों तरफ के पैसेंजर से। तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कोई सामने की ओर देखकर छींकता है तो साइडवेज ट्रांसमिशन वैसे भी थोड़ा कम होता है। लेकिन विमानन कंपनियों का कहना है कि अगर हम मिडल सीट खाली छोड़ देते हैं तो हमारा विमान 1/3 खाली जाएगा और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब हवाई यात्रा को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी CDC का क्या कहना है? तो CDC ये कहता है कि ये जो वायरस है ये हवाई जहाज़ में आसानी से फैल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पास पास में बैठते हैं। और CDC का कहना है कि आप किसी भी कीमत पर बीमार पैसेंजर्स के साथ कांटेक्ट को अवॉइड कीजिए। अपने हाथ से अपने मुंह, हाथ और नाक को मत छूइए और बार बार सैनिटाइज करते रहिए या फिर साबुन से हाथ धोइए। तो ये तो देखो एक जनरल एडवाइजरी है जो वैसे भी दी जा रही है सभी के लिए पिछले 2 महीने से,
चाहे आप हवाई यात्रा कर रहे हो या ना, डे टू डे लाइफ में भी आपको ये फॉलो करना है। तो कुल मिलाकर हवाई जहाज़ में भी आपको वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जो आप घर पर नॉर्मली कर रहे हैं। और फ्लाइट्स में रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि दो दिन हुए हैं अभी फ़्लाइट शुरू हुए, और कल ही पहला केस आ चुका है। जो व्यक्ति चेन्नई से कोयम्बटूर की फ़्लाइट में गया था और वो पॉजिटिव निकला है, और इसके कारण इंडिगो के उस फ्लाइट के 16 क्रू मेंबर्स को होम क्वारंटाइन अभी किया गया है। तो देखिए, रिस्क डेफिनेटली है। अगर आप भी हवाई यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, और जितना हो सके सर्फेसिस को टच करने से अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।